पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चुनाव के आगाज के साथ साथ अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो काफी तेजी से शुरू हो गई है। आपने देखा है किस तरीके से तमाम जो एनडीए के उम्मीदवार हों चाहे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हों, उन्होंने अपने अपने जगहों से अपना नॉमिनेशन फाइल करना जो है वो शुरू कर दिया है। और सियासत जो है अब चुनाव के साथ साथ हर करवट एक नया रुख दिखा रही है और बयानबाजियां जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कहीं भी पूरे बिहार में एनडीए नहीं है, खासकर बीजेपी की जो है वो जमानत जब्त हो चुकी है। बीजेपी ने अपना बुनियाद जो है वो खो दिया है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन के जो सिलसिले शुरू हुए हैं, अब कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा हो रहा है उम्मीदवारों के नॉमिनेशंस में, उससे पार्टियां जो है ये दावेदारियां कर रही हैं कि आने वाले चुनाव जो है वो उनका है। बहरहाल इन्हीं तमाम चीजों के लिए जानेंगे बाबा से कि क्या वोटिंग से पहले काउंटिंग शुरू हो गई है, लालू गेम में है कि नहीं है, चिराग मांझी, चौधरी और मीरा का क्या होगा। जुड़ेंगे बाबा से और जानेंगे कि आखिर क्या होगा। क्या लगता है सर, क्या होगा? देखिए, बात सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार का जब भी नाम आता है और चुनावी रणनीति की नाम आती है तो सीधे फोकस हो जाता है एमवाई समीकरण पर। आपको भी पता है कि एमवाई समीकरण अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो एक तरह से मान के चलिए कि आधी से अधिक जीत, मतलब 70% जीत आपकी पक्की है। और ये लंबे समय से लालू प्रसाद के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी लालू प्रसाद सत्ता में अपने दम पर नहीं आ रहे हैं, इस एमवाई समीकरण के दम पर। तो आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु जरूर है। आखिर ये कहां से पैदा हो रहा है ये मुश्किल। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं आप, तो याद कीजिए कि जब नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट सर्वे किया था और सार्वजनिक रूप से जब ये बातें खुल करके सामने आ गई थी कि ओबीसी कितना है, ईबीसी कितना है, सवर्ण कितना है, दलित कितना है, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया था। इस रिकॉर्ड में साफ नजर आया था कि 27% जो ओबीसी हैं उनमें से 14% अकेले तो लालू प्रसाद के पास है, यादव का वोट, और वो वोट इधर उधर नहीं होता है। इसी के दम पर लालू प्रसाद लगातार, आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में डोमिनेट करते रहे हैं। इसी का एक हिस्सा नीतीश कुमार के पास है, जिसमें लौकू समीकरण कहा जाता है। और ये लौकू समीकरण भी नीतीश कुमार के साथ पिछले 15 वर्षों तक रहा है। अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। 2020 में थोड़ा बहुत ये समीकरण टूटा था, लेकिन अब जबकि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो हम ये मजबूर हैं जानने के लिए, कहने के लिए कि आखिर दावा क्यों किया जा रहा है। एनडीए दावा कर रही है कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे, जबकि सामने वो जो विरोधी है वो अकेले दम पर, अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो 32-33% वोट उसके पास फिक्स है, फिर भी दावा ये 40 सीटों का हो रहा है। पिछले चुनाव में कुछ परिस्थितियां अलग बनी थी। 2019 के चुनाव में आपने देखा था कि राष्ट्रवाद वाली पर जो बात सामने आई थी, उसको लेकर के लोगों ने आंख मूंद करके सब कुछ भुला करके वोट किया था। लेकिन बिहार की राजनीति में जातीय गणना को अगर छोड़ दीजिए आप और जातीय समुदाय को छोड़ दे, जातीय समूह को छोड़ दे, तो आपको लगेगा कि यहां कुछ है ही नहीं। इससे बाहर कोई भी दल या जनता नहीं निकल पाती है। उन्हें लगता है कि मेरी जाति का क्यों। आप देख लीजिए कि सवर्णों में भी यह बात शुरू हो चुकी है, पिछड़े अति पिछड़े में यह बात शुरू हो चुकी है। अपने अपने जाति के प्रतिनिधित्व को लेकर के रस्साकसी मची हुई है। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि चुनाव और चुनाव की रणनीति बदली है। इसमें कई नए नए चाणक्य पैदा हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग जातियों के चाणक्य ये दावा करने लगे हैं कि अगर सरकार बनेगी, जीत होगी तो उनके दम पर ही होगी। इसी में दलित जो है वो भी 20%, SC ST जो है वो 20% वोट के साथ डोमिनेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद से अगर लड़ाई लड़नी है तो उस 14% को पहले पार करना पड़ेगा, और इसके लिए प्लानिंग जो है वो एनडीए ने पहले से कर रखा है। आपको याद होगा कि एनडीए में ये बार बार कहा जा रहा था कि चिराग पासवान नहीं है, लेकिन फाइनली जब सीट शेयरिंग का समझौता हुआ तो चिराग पासवान को क्या मिला ये किसी से छुपा नहीं है। चिराग पासवान एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने जो मांगा वो उन्हें मिला। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जरूर होगा जो 20% का है। अब इस 20% वोट में खुद चिराग पासवान का वोटिंग जो है वो, उनके समाज का वोट जो है वो करीब 6 से 7% है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। यही हाल आप अगर उठा करके देखते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के पास भी है।
जनता दल यूनाइटेड भी इस खास वोटर को अपने पाले में रखने की कोशिश में लगा हुआ है। अशोक चौधरी को आगे करके आपने देखा होगा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड दलित वोटरों को एकजुट करने में लगा हुआ है। ये सारी परिस्थितियां जो बिहार में बनी हैं, उसमें लालू प्रसाद से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए समूह बनाया है। एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक है जो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। अगर आप देख लिए तो राष्ट्रीय जनता दल में आपको कोई बड़ा दलित नेता नजर नहीं आएगा। यादवों के एक से एक नेता हैं, लेकिन वो भी दबे हुए हैं। यादवों का एकमात्र नेता माना जाता है लालू प्रसाद को। उसके बाद वो विरासत जो है वो देना चाहते हैं अपने पुत्र तेजस्वी यादव को। पप्पू यादव जरा सा देख लीजिएगा आप, सामने आए और कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश किया तो उनका पत्ता ही काट दिया। तो ऐसी स्थिति में एक पक्ष जो है, एक खेमा जो है वो दलितों का है, और इन दलितों के खेमे में एक से एक नेता तैयार हुए हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति में व्यस्त बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने इस 20% जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं भुलाया है, जिसे कैश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है और जाल बिछाया है। दलित मतों को अपनी ओर आकृष्ट करने की होड़ में गठबंधन के कई ऐसे दल हैं जो इस बात की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सफलता एनडीए को मिली। एनडीए हो या गठबंधन अपने दलित नेताओं के चेहरे चमकाने में लगे हुए हैं। गठबंधन की राजनीति में शामिल दलों के पास कद्दावर दलित नेताओं की फौज तैयार है, और ये फौज कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाला 2024 के चुनाव में इनकी एक अलग भूमिका होगी। चाहे आप चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें संजय पासवान की, अशोक चौधरी की बात कर लें, या महेश्वर हजारी की बात कर लें, आप बात कर लें जीतन राम मांझी की, या फिर आप बात कर लें जनक चमार की, आप बात कर लें मीरा कुमार की। ये गिने चुने नेता हैं। इसमें श्याम रजक का भी नाम आप ले सकते हैं, उदय नारायण चौधरी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों का कद इतना बढ़ने ही नहीं दिया राष्ट्रीय जनता दल ने कि ये मेन फ्रेम में आकर के और पासा पलट सके। आपने देखा कि संजय पासवान जो कभी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और उन्हें कई तरह के पद भी दिए गए थे। अभी वर्तमान में एमएलसी वो थे, उनकी एमएलसी का सदस्यता समाप्त हुई है, लेकिन वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। अपने दल के लिए वो हमेशा अपने वोट बैंक को कैश कराने में सफल रहे हैं। जनक चमार की बात करें, जनक राम की, तो उनको भी पार्टी ने सम्मान दिया है, और सम्मान देने के बाद जो चीजें सामने आ रही है वो साफ नजर आ रही है। बात जीतन राम मांझी की करें तो इनके पास जो भी इनका वोट बैंक है वो इनके पास अभी भी सुरक्षित है। आपको पता है कि जीतन राम मांझी जरा सा इधर से उधर हुए थे तो कितना तकलीफ में पड़ गए थे। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता जो हैं नीतीश कुमार, उन्होंने तुरंत रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल करके उसकी भरपाई करने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं मांझी, बेलदार और मुसहर पर मजबूत उनकी पकड़ है। तो वहीं चिराग पासवान की बात करें तो इनका तो एक अलग तरह का, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को ये 180 डिग्री घुमाने का पूरी तरह से मादा रखते हैं। इससे पहले रामविलास पासवान को आपने देखा होगा कि वो भी बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में हमेशा सफल रहे हैं, और एक लंबे समय तक सबसे अधिक मुख्य प्रधानमंत्रियों के साथ उनको मंत्रिमंडल में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। उनके देहावसान के बाद उनके पुत्र ने इस विरासत को संभाला, और कई झंझावातों के बीच आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाई। यहां तक कि उन्होंने, जब उनके 6 सांसद में से 5 सांसदों को लेकर के चाचा अलग हो गए, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी स्थिति और अपने पिता की विरासत को संभालने में सफलता प्राप्त की, जिसका कारण है कि 2024 के चुनाव में हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया और जमुई, ये 5 लोकसभा सीटें उनको दी गई हैं। इसके अलावा आप बात करें अशोक चौधरी की, तो अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड में बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं दलित समाज के। जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है, जिस तरह से उन्होंने ये सब कुछ किया है, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने पिता की विरासत को संभालने में वो भी सफल रहे हैं। एक तरफ जहां आपको पता होगा कि महावीर चौधरी उनके पिता, जिनके उत्तराधिकारी के रूप में अशोक चौधरी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की और एक बेहतर मुकाम हासिल किया। अभी नीतीश कुमार के करीबियों में सबसे नजदीक अशोक चौधरी माने जाते हैं और उनको दलित नेता के रूप में हमेशा फायदा दिलाते हुए ही देखे जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें महेश्वर हजारी को भी आपने देखा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उनको वहां से इस्तीफा दे करके और मंत्रिमंडल में शामिल करके कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव खेला है नीतीश कुमार ने। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि
एक तरफ जहां एनडीए अपने दलित नेताओं पे ये 20% जो वोट बैंक है उनको लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लोकसभा में जिस तरह से मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, उन पर भी दांव खेला जा रहा है। और ये दांव कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर जदयू की बात करें, भाजपा की बात करें, आप एलजेपी की बात करें या फिर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की बात करें, ये सभी दल अपने अपने दलित नेताओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं श्याम रजक की बात करें तो उनको उतना बड़ा कद मिला ही नहीं है। उदय नारायण चौधरी की बात करें तो उनको नहीं मिला है। अशोक राम की बात करें तो उनको भी नहीं मिला है। इस तरह से कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में मजबूत नहीं है। वहीं एनडीए गठबंधन ने इस 20% वोट बैंक को साधने के लिए अपने दलित नेताओं को आगे किया है, चाहे वो गठबंधन के तहत हो या अपने दल के तहत। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा ट्विस्ट होने जा रहा है आने वाले 2024 के चुनाव में। और ये एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वोटिंग से पहले काउंटिंग शुरू हो चुकी है और लालू इस रेस से आउट हो चुके हैं। लालू अपने 14% वोट और जो 18-19% वोट अल्पसंख्यक समाज का है, इसके दम पर ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं हिंदुत्व का एजेंडा हो, अति पिछड़ों का बात हो या ओबीसी में जो 27% में बाकी के 13% है उनकी बात हो, ये सभी को, सवर्णों तक को अपने तरफ करने के लिए एनडीए ने पूरी तैयारी की है, जिसमें दलितों की एक बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि दलित के जितने भी शीर्ष नेता हैं आज एनडीए में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और उन्हें मान सम्मान भी दिया गया। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि जो वोट बैंक है इस बार 2024 के चुनाव में वो काफी अहम रखता है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण का दावा करते हैं कि एमवाई की जो तादाद है वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव को चुनाव में काफी फायदा करती है, क्योंकि वो एक तरफा रहनुमा बनते हैं उन लोगों के। वहीं दूसरी तरफ देखा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी में अपने अलावा और भी किसी दलित नेता को या जो पिछड़े तबके के से आते हैं जो नेतागण, उनको कभी लिफ्ट नहीं दिया है, ना ही उनको कभी वजूद में आने दिया है। वहीं दूसरी तरफ जहां एनडीए जो है अपने दलित नेताओं को लेकर के काफी एक्टिव है और उनको लेकर के काफी जो है उनको अहमियत देती है और वो लोग ग्राउंड में भी मौजूद रहते हैं, यानी कि अपने बिरादरी और अपने समाज में काफी एक्टिव है। अब देखना यह है कि ये चुनाव लालू प्रसाद यादव की जो दावेदारी रहती है हमेशा एमवाई समीकरण के वोटों पर, उस पर नतीजा देती है, या फिर एनडीए ने जो बिसात बिछाई है अपने दलित नेताओं को लेकर के, उनको जो अहमियत दी है और पार्टी में अलग अलग ओहदे दिए हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो पिछड़ा तबका है जो कि गेम चेंजर साबित होता है हर चुनाव में, क्या इस बार भी कुछ गेम चेंज करेगा? बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।